जे थॉमसन का मॉडल जो कि वाटरमेलन की तरह था, उसके बाद रुदरफोर्ड का मॉडल जो कि सोलर सिस्टम की तरह था, उसे न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। अब हमको इसके बाद देखना है बोहर्स मॉडल। इनकी गलती निकाली रुदरफोर्ड ने, लेकिन इनकी गलती बोहर ने नहीं निकाली थी, इनकी गलती निकाली थी मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी पर वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, और मैंने बोला कि जब भी एनर्जी कम होती है तो आ, मतलब वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और एनर्जी बढ़ने की प्रोसेस फोर्सफुली होती है। फोर्सफुली मतलब एनर्जी बढ़ना, ऑटोमेटिक मतलब एनर्जी कम होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, जब ये इधर आता है तो इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, और जब ये इधर जाता है तो ये फोर्सफुली जाना पड़ेगा उसको, इसलिए उसकी एनर्जी उस डायरेक्शन में बढ़ती है। ये मैंने कल आपको क्लियर भी किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है ऑन इट्स ओन, तो वहां पे एनर्जी कम होगी, और जहां पे फोर्सफुली काम होता है वहां पे एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने पर स्टेबिलिटी कम होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन इनवर्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको समझ पाना। क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है क्या? अरे यार, ये क्लियरली नहीं दिखा दे रहा क्या? थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, चलो। हम्म तो ये रुदरफोर्ड है, ये बोर का मॉडल है। अब इस बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है, और मैंने बोला कि दो चार ऐसी, दो चार पांच बेसिक चीजें है, राइट। तो इन बेसिक चीजों को समझना है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें मॉडल को पढ़ने के लिए लगती है, और कुछ चीजें ऐसी है कि जिनके बेसिस पर बोर का मॉडल ऊपर आया। लेकिन उन चीजों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोर का मॉडल बिना देखे उनको अगर हम पढ़ेंगे तो आपको टेंशन आ सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, पहले बोर का मॉडल पढ़ाता हूं और फिर वो चीजें। लेकिन उससे पहले दो चीजें हम पढ़ेंगे, वो है नंबर वन दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और नंबर टू दैट इज क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, ये दो चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लगा? जा। चलो, सिंपल सी बात है, क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब कुछ भी नहीं है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। लाइट लाइट के बारे में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती थी हिस्ट्री में कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। न्यूटन का कहना था कि लाइट पार्टिकल है, कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। और जो न्यूटन कहता था तब उसको बहुत ही ब्लाइंडली माना जाता था, मतलब काफी ब्लाइंडली, क्योंकि वो काफी हेवी वेटेड साइंटिस्ट थे, मतलब नॉट बॉडी मास, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज इन्फ्लुएंस, ओके। तो बहुत ही हेवी वेटेड साइंटिस्ट थे वो, और उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल जैसे बिहेव करती है, लाइट कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन हाइगन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो बोलते कि नहीं, वेव है। लेकिन ठीक है, बहुत लड़ाई चलती रही, लाइट पार्टिकल है वेव है, वेदर लाइट इज पार्टिकल और इट इज वेव,
इसके लिए काफी लड़ाइयां चलती रही, लेकिन काफी सारी लड़ाइयां होने के बाद ये एक्सेप्ट किया गया कि लाइट दोनों का नेचर दिखाती है। अब दोनों का नेचर दिखाना मतलब क्या, देखिए पार्टिकल किसी को हम कब कहते हैं, जब कोई चीज आकर कहीं पर लगती है, या फिर किसी पार्टिकल का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल की तरह बिहेव करे। मतलब मान लो कि लाइट इसके ऊपर मार दिया आपने, तो एक तो इसने क्या करना चाहिए, इसको हर्ट करना चाहिए, राइट। या फिर सिंपल तरीके से बोलेंगे हम तो ऐसी चीज होती है पार्टिकल जो किसी के आर पार नहीं जाती। मतलब अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके आर पार नहीं जाएगी। और वेव क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह, अगर यहां पर कुछ हिंड्रेंस है तो भी वो ट्रैवल कर लेता है। तो लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसके लिए काफी 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 सारा क्या हो रहा था, डिबेट हो रहा था। तो कुछ ऐसे लाइट की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी थी जो कि लाइट को पार्टिकल माने बगैर नहीं समझती थी, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसके लिए उसको वेव मानना पड़ता था। जैसे कि इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस क्या है, ये सब आपको फिजिक्स में डिटेल में है। लाइट इंटरफेरेंस दिखाती है, उसके बाद रिफ्रैक्शन दिखाती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उस वक्त वो रिफ्रैक्ट होती है। उसके बाद और क्या करती है, ये डायफ्रैक्शन दिखाती है। मतलब ये जो कुछ भी है ना, ये डायफ्रैक्शन वाइफ्रैक्शन, ये सब आपको फिजिक्स में है। तो ये चीजें लाइट दिखाती है, तो ये सिर्फ एक वेव ही दिखाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि वेव नहीं दिखाता, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकली समझना पड़ता है। क्यों, वो बाद में देखेंगे हम, बस अभी तो याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या है, थोड़ा थोड़ा हम देखने वाले हैं। तीसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। या फिर आप क्या करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि लाइट क्यों क्यों वेव नेचर दिखाती है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ऐसे मेटल के ऊपर अगर लाइट गिरती है तो इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो ये तभी हो सकता है कि यहां से कोई पार्टिकल आके यहां पे ऐसा कोलाइड हो रहा है और वो कोलाइड होके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहा है, तभी हो सकता है ये। तो एक वेव तो ये काम नहीं कर सकता, मतलब किसी चीज को उसकी जगह से हिलाने के लिए ये जो आके इसको लग रहा है उसके पास मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम मोमेंटम तभी होता है जब मास हो, मतलब पार्टिकल हो, तभी उसके पास मोमेंटम है। तो सिंपल सी बात है कि ये लाइट जो आ रही है वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है और हम इसको मार रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। मतलब जैसे हम गोटियां खेलते हैं ना, ऐसा मारते हैं, तो वैसा ही है पेबल्स की तरह। तो ये हो गया काम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द बेस्ट एग्जांपल कि जिसकी वजह से लाइट को पार्टिकल मानना पड़ा। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तीसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ये सब क्या है बाद में देखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बस मैं बता रहा हूं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमको लाइट को पार्टिकल भी मानना पड़ा। उसके बाद क्या है, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट वेरी होती है। इन चीजों से हमको उसको पार्टिकल मानना पड़ा। अब ये तो मैंने बताया कैसे है, ये थोड़ा सा है हमको, ये भी डिटेल में है, ये दो चीजें डिटेल में है, ये थोड़ा सा है, ये तो है ही नहीं हमको। लेकिन फिर भी एक दो चीजें तो है जिससे कि हमको लगता है कि लाइट पार्टिकल है, और कुछ चीजें ऐसी भी है कि लाइट वेव है। सिर्फ वेव ही ये मतलब ये कैरेक्टर्स दिखा सकता है। उसके बाद ये रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे पानी रखा हो या फिर ग्लास की स्लैब हो, ऐसे लाइट आती है और ऐसे चली जाती है। ये पार्टिकल ऐसे थोड़ी करता है, ये तो वेव ही करता है। तो ऐसी कुछ चीजों से ऐसा हुआ कि लाइट के पास दोनों नेचर है, इस कंक्लूजन पर आना पड़ा। तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, बोथ नेचर। ड्यूअल का मतलब दोनों, द्वंद्व, दोनों नेचर है। पार्टिकल भी है, वेव भी है। जब लाइट ट्रैवल करती है तब वो वेव की तरह ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में,
वेव की तरह, और जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब ऐसा इसको लगती है, तो इंटरेक्ट होने पर वो पार्टिकल की तरह इंटरेक्ट करती है, लाइट। सो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यही है कि लाइट के पास दोनों नेचर है। बाद में तो ऐसा भी पता चला कि भाई ड्यूअल नेचर सिर्फ लाइट के पास नहीं, हर किसी के पास है। मतलब हर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, हर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। सो हम भी एक वेव है और पार्टिकल भी है, और साउंड वेव भी एक वेव है और पार्टिकल भी है। मतलब हर चीज इस दुनिया में द्वंद्व है, ड्यूअल है। ये बाद में पता चला, लेकिन अभी तो नहीं। अभी तो सिर्फ लाइट ड्यूअल है, यही पता चला। इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब आगे। और ये ड्यूअल आपको दिख रहा है क्या? ये ड्यूअल वर्ड जरा बताओ, ड्यूअल दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, इसका मतलब इसके नीचे से आना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब देखिए, ट्रैवल के वक्त वेव, इंटरेक्ट करते वक्त पार्टिकल, मतलब ये धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होते गया है, बहुत ही धीरे धीरे धीरे। तो बोर की थ्योरी तो आ गई है। तो जब वेव था, लाइट को पहले वेव माना गया, फिर अभी क्या है, लाइट करंट पोजीशन उसकी है ड्यूअल नेचर, दोनों पार्टिकल और वेव। ट्रैवल करते वक्त वेव, इंटरेक्ट करते वक्त पार्टिकल। उसके बाद ऐसा पाया गया कि ये लाइट जो है, मतलब बहुत ही इसको इंपॉर्टेंस था। लाइट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, मतलब एक खास मतलब है उसका। आइंस्टाइन की थ्योरी में भी देखो, लाइट मतलब उसकी स्पीड बहुत ही स्पेशल है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो बाद में ये मैक्सवेल, ये सब लोग जो काम कर रहे थे, मैक्स प्लैंक वगैरह वगैरह, तो उन्होंने पाया कि ये लाइट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब ऐसा मान लो कि ग्रीन कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सबको पसंद है, एक प्लेनेट के ऊपर सिर्फ ग्रीन कलर है। और बाद में उनको पता चला कि अरे नहीं, ग्रीन की तरह और भी कलर है, ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, और बहुत है। मतलब ये एक स्पेक्ट्रम है पूरा, और उसका एक पार्ट है ग्रीन कलर, राइट। एक ऐसा प्लैनेट है उसके ऊपर सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट आती है, दूसरी लाइट ही नहीं आती। लेकिन बहुत स्टडी करने के बाद उन्होंने अचानक से, मान लो कि कोई अर्थ पे आया, और उनको पता चला कि अरे ये ग्रीन कलर के साथ साथ और भी कलर है, और ग्रीन कलर तो इनका एक बस पार्ट है। वैसे ही बहुत सारी स्टडी करने के बाद पता चला कि अरे बहुत ही बड़े वेव्स है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में काफी सारे दूसरे वेव है, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह। उसका एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है आपकी लाइट, विजिबल लाइट। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए जो प्रॉपर्टी लाइट की है वही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी है, मतलब ड्यूअल नेचर। यानी लाइट जैसी है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर। क्या है ड्यूअल नेचर? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव बोथ द नेचर, दैट इज पार्टिकल एंड वेव, पार्टिकल एंड वेव नेचर। चलिए यहां तक समझ में आया, हम बेसिक समझ रहे। हमको बोहर का मॉडल देखना है, लेकिन बोहर का मॉडल देखने से पहले हमको दो चीजें देखनी है, एक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट बोलो या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, ये दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए, तो हम दो चीजें देख रहे हैं बोहर के लिए। एक है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर किसका? लाइट तो है ही, लाइट का मतलब ही अब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये पता चला। अब उसके बाद दूसरा है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किसकी है? प्लैंक, प्लैंक की है ये, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर अगर कोई लाइट गिरती है तो लाइट थोड़ी भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसलिए इसका कलर परफेक्टली ब्लैक होता है। जैसे कि हमारा लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक मतलब पता है क्या आपको क्या है? लैंप ब्लैक मतलब कोई दिया है आपके पास, काजल बोलते हैं उसको, राइट, ठीक है। तो वो लैंप ब्लैक उसको ही कहते हैं। लेकिन वो भी 100% नहीं है, वो भी 100% ब्लैक नहीं है लैंप ब्लैक, लेकिन फिर भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसके जैसी होती है।
तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की पढ़ाई करते वक्त क्वांटम थ्योरी का आविष्कार हुआ है। किसने किया? मैक्स प्लैंक ने। तो उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने क्या क्या कहा, दुनिया में जो भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है, वैसे तो दुनिया में जितनी बॉडीज है सभी का टेम्परेचर 0 से बड़ा ही होता है, वो सभी एक खास प्रकार का रेडिएशन बाहर फेंकती है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अरे बाप रे, ये तो हमको पता ही नहीं था। मतलब मैं, ये डस्टर, ये पेन, आप सभी अपने अंदर से कॉन्स्टेंटली क्या निकाल रहे हो बाहर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकाल रहे हो जिसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, और कॉन्स्टेंटली इनके ऊपर बाहर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरते रहते हैं, मतलब एब्जॉर्ब भी करते हैं, इमिट भी करते हैं। मतलब एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स emits electromagnetic radiation if its temperature is higher than 0 Kelvin. I am not talking about 0 degree Celsius. It is 0 Kelvin या फिर 273.15 minus 273.15 degree Celsius. So every body emits electromagnetic radiation. फिर दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लाइक लाइट एंड इट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव. When electromagnetic radiation is emitted from a body, it emits electromagnetic radiation in the form of small pockets of energy. These are the small pockets of energy. जैसे बाहर जब आते ना, तो ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आ रहे हैं ना, तो ये छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 पॉकेट्स आ रहे, पार्टिकल्स आ रहे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, जिन्हें कहा जाता है क्वांटम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम. क्वांटम का मतलब होता है कोई ऐसी सबसे छोटी चीज जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे क्वांटम कहते हैं, राइट? अब मान लो कि आपने बस वैसे तो हर चीज को अगर फाइनल लेवल तक लेके जाओगे तो वो क्वांटम ही है, मतलब एक बेसिक इंटीग्रल से ही बनती है. जैसे कि अब क्वांटम का मतलब और कंटिन्यूअस का मतलब बताता हूं मैं. कंटिन्यूअस और क्वांटम, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूअस वर्सेस क्वांटम. अगर कहीं पर मिल्क है, बहुत ज्यादा मिल्क है, बहुत ज्यादा, और आप वहां पर गए और आपने बोला कि मुझे मिल्क दे दो, तो वो आपको मिल्क कितना भी दे सकता है, आप कितना भी मांगो, 1.1, 1.2, 2.3, उसके लिए कोई बेसिक इंटीग्रल नहीं है आपके हिसाब से अभी तो, मतलब कितना भी दे सकता है, राइट? लेकिन ये देखिए, ये दुकानदार है ए वाला, इसके पास खुला मिल्क है, और दूसरा है जो कि मिल्क के पॉकेट्स लेके बैठा है, और एक मिल्क का पॉकेट है 1 लीटर का, उससे छोटा पॉकेट है ही नहीं. तो आप इस दुकानदार के पास जाके मिल्क, इसको आप 2.7 लीटर भी मांग सकते हो, लेकिन बी को मांग सकते हो क्या? बोलो एक बार. 2.7 लीटर बोलो फटाफट. नो. ठीक है, और हाँ चलिए, तो सिंपल सी बात है, आप इसको या तो 1 लीटर मांग सकते हो या तो 2 लीटर, मतलब आपको यहां से मिल्क 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर ही मिल सकता है, राइट? अब ये मत कहना यार इसको फोड़ के आधा दे दो, ये सब फालतू बकवास. तो 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, मतलब ये हो गया मिल्क का बेसिक क्वांटम, इसे बोलते हैं क्वांटम. आपको यहाँ पे मिल्क क्वांटम में ही मिलेगा, मतलब एक बेसिक पैकेट में ही मिलेगा, उससे कम या फिर उसके फ्रैक्शन में कभी मिल ही नहीं सकता. इसे बोलते हैं किसी चीज को क्वांटम में करना, राइट? और यही है क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस, क्वांटम. आप यहां पर मान लो कि आपका क्वांटम 1.5 लीटर नहीं है बेटा, मान लो कि 1.7 लीटर का एक पॉकेट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक तो 1.7 लीटर मांगो, या फिर 3.4 लीटर मांग सकते हो, या फिर 5.1 लीटर मांग सकते हो, राइट ना? मतलब इस बेसिक पॉकेट के मल्टीपल में ही आप मांग सकते हो, इसे बोलते हैं क्वांटम. पॉकेट को ही क्वांटम बोला जाता है, ऐसा समझो आप. और कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आप कुछ भी मांग सकते हो, मतलब 1.7 मांग सकते हो, 1.8, 1.9, मतलब कंटिन्यूअसली आपके पास चॉइसेस है. लेकिन इसके पास क्या है? 1.7, 3.4 डायरेक्टली, 1.7 के बाद डायरेक्टली 3.4, डायरेक्टली 5.1, ये बीच के चॉइसेस है ही नहीं. सो चॉइस इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन स्टेप्स इन क्वांटम. मतलब कोई चीज क्वांटम में हो रही है या कंटिन्यूअसली हो रही है. अगर आपको बोला जाए क्वांटम में हो रही है, तो उसका एक बेसिक पॉकेट है, एक बेसिक है जिसके फ्रैक्शन में वो चीज हैपन हो ही नहीं सकती.
तो मुझे बताइए, आप दुकानदार को पैसे क्वांटम में दे सकते हो या कंटिन्यूअसली दे सकते हो पैसे? दुकानदार ने अगर पैसे मांगे, यस, क्वांटम में ही दे सकते हो। एक बेसिक रुपया चलता है अपना, उसके उसके नीचे तो कुछ चलता नहीं है, राइट? उसके नीचे तो कुछ भी चलता नहीं है, तो क्वांटम में ही दे सकते हो और क्वांटम में ही ले सकते हो। और मुझे बताओ, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर क्वांटम में होता है या कंटिन्यूअसली हो सकता है? ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कंटिन्यूअसली हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना, कि वहां पे 5.2 रुपीज भी डालोगे तो वो भी वो दे देगा। तो मुझे लगता है कि क्वांटम और कंटिन्यूअस की बात आपको समझ में आई है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हर चीज को बेसिक लेवल पे लेकर जाओगे तो क्वांटम ही है वो। जैसे कि मिल्क मैंने बताया था, ए और बी दुकानदार, मैंने बोला था ना, बी दुकानदार क्वांटम में है, ये दुकानदार कंटिन्यूअसली दे सकता है कुछ भी, मतलब किसी भी वैल्यू को। तो क्या आपको लगता है कि जो ए दुकानदार था जिसके पास खुला मिल्क है, वो अगर बेसिक लेवल पर जाओगे तो मैं कहता हूं कि वो भी क्वांटम में ही दे सकता है, कंटिन्यूअसली नहीं दे सकता। डू यू एग्री? यस। तो क्यों, बताओ जरा क्यों? व्हाई? व्हाई मैं क्यों कह रहा हूं कि दुकानदार ए भी क्वांटम में ही दे सकता है एक्चुअली देखा जाए तो? यस, म्हणजे ते पण एक फिक्स असते की, जसं की काय काय फिक्स असते? व्हाट फिक्स? उसका क्या फिक्स है बोलो? नो नो नो, नो मेजरमेंट वैल्यू नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। साइंस, साइंस के तरीके से सोचो। हाँ ठीक है, आपने भी सही कहा कि बहुत छोटी वैल्यू उसके पास मेजर करने के लिए नहीं है। वो मेजरमेंट अपने पास नहीं है ये मत सोचो आप, मेजरमेंट तो सब है अपने पास। लेकिन फिर भी दुकानदार ए एक्चुअली क्वांटम में ही दे सकता है। अगर आप देखोगे तो वो दुकानदार मिल्क का फाइनली एक मॉलिक्यूल दे सकता है, राइट? सही है ना? अब उस मॉलिक्यूल के नीचे तो नहीं दे सकता, सही बात है ना? मतलब बहुत ही अगर छोटे लेवल पर जाओगे तो हर चीज क्वांटम है। बात समझ में आई? एवरीथिंग इज क्वांटम एट इट्स बेसिक लेवल, ऐसा अभी तो हम बोल सकते हैं। लेकिन डिफरेंस बिटवीन क्वांटम और कंटिन्यूअस क्या है ये मैंने बताया। लेकिन फिर भी हर चीज को हम क्वांटम ही बोल सकते हैं। कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है? मैं यहां पे जो लाइन मार सकता हूं वो क्वांटम में मार सकता हूं। अभी तो आपको क्या लगता है, मतलब शुरू में आपको क्या लग सकता था? यहां पे मैं लाइन की जो लेंथ खींच सकता हूं वो क्वांटम में खींच सकता हूं या कंटिन्यूअसली खींच सकता हूं? कंटिन्यूअसली ऐसा आपको पहले लगता था, लेकिन अब दोनों नहीं, दोनों नहीं। देखो मैं फाइनली बता दूंगा आपको। अभी तो क्या है, ये कंटिन्यूअसली मैं कितनी भी लाइन मार सकता हूं ना। सिंपल सी बात है ना, मैं लाइन तो कितनी भी मार सकता हूं, जितनी चाहिए मुझे कंटिन्यूअसली, 1.2, 1.3, 1.4, कुछ भी। लेकिन नहीं, फाइनली अगर बहुत बेसिक लेवल पर जाओगे तो मैं लाइन भी एक क्वांटम तरीके से ही मार सकता हूं। मतलब मैं कम से कम लाइन कुछ तो ऐसी मारता हूं और फिर इसके मल्टीपल में ही मार सकता हूं, ये इसके मल्टीपल में ही। क्या आपको ये एग्री हो रहा है? क्या आप, मतलब आप लोग ये इससे एग्री हो रहे हो? अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाता हूं, मैथमेटिक्स में देखा जाए तो लाइन क्वांटम है। नहीं नहीं नहीं, दोनों ही नहीं करता है, दोनों नहीं कर सकते। कैसे दोनों कर सकते हो? बेसिक लेवल पर मैं क्या कर सकता हूं, ये जो शाही है इसका एक मॉलिक्यूल तो मुझे यहां पर चिपकाना होगा ना, एक मॉलिक्यूल। यस, एवरी कंटिन्यूअस थिंग इज क्वांटम एट इट्स बेसिक लेवल। अभी तक तो ऐसा ही कह सकते हैं। मुझे अगर यहाँ पे लाइन मारनी है तो मैं यहाँ पे एक कम से कम मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे चिपकाना होगा ना बेटा। तो उस मॉलिक्यूल से छोटा डायमेंशन तो मैं यहाँ पे नहीं निकाल सकता। समझ में आ रहा है क्या? मान लो ये जो पेन है, इसकी जो शाही है, इसकी इंक का एक मॉलिक्यूल मान लो 2.5 पिकोमीटर का है। तो मैं
लाइन मार सकता हूं, एक तो 2.5 पिकोमीटर की, या फिर 5, या फिर मान लो 3 पिकोमीटर का है, तो मैं लाइन कम से कम 3 पिकोमीटर की मार सकता हूं। और 3 पिकोमीटर के बाद मैं डायरेक्टली जो लाइन मारूंगा वो 6 पिकोमीटर की होगी। क्यों? 3 मतलब 4 पिकोमीटर की मैं नहीं मार सकता। अगर इस शाही का जो मॉलिक्यूल है उसका डायमेंशन ही है अगर 3 पिकोमीटर है, सही बात है ना? तो 2 मॉलिक्यूल तो कम से कम, मैं इसे लाइन मार रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं, इसे इसके मॉलिक्यूल यहां पे बिछा रहा हूं ना। तो एक मॉलिक्यूल अगर 3 पिकोमीटर का है तो दो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6 पिकोमीटर के। सो आई कैन नॉट ड्रॉ 4 पिकोमीटर लाइन। तो एवरीथिंग एट इट्स बेसिक लेवल इज क्वांटम, और इसलिए ये क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़ाई इंजीनियरिंग में भी उतनी डिटेल में नहीं होती, मुझे लगता है उसके लिए काफी आगे पढ़ना होता है। बस इंट्रोडक्शन ही था हमको क्वांटम मैकेनिक्स का, वो बहुत ही एक्चुअली सबसे ऊपर वाला साइंस है अभी। तो चलिए, तो मैंने बताया एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइक लाइट एंड बोथ आर ड्यूअल। दूसरा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम देख रहे हैं, जब भी किसी चीज से, मतलब किसी भी चीज का टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। इनको क्वांटम कहा जाता है। प्लूरल फॉर्म में ये क्वांटम, बैक्टीरियम को बैक्टीरिया कहा जाता है, तो वैसे ही क्वांटम को क्वांटा कहा जाता है प्लूरल फॉर्म में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है लाइट। तो लाइट के भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको भी क्वांटम कहा जाता है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम है फोटॉन। ये क्वांटम ही है लेकिन उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, फोटॉन। सो क्वांटम, मैं कई बार बोलूंगा फोटॉन फोटॉन फोटॉन, तो समझ लेना है आपको कि मैं क्वांटम के बारे में बात कर रहा हूं और कुछ नहीं, क्वांटम के बारे में ही बात हो रही है। तो ये जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, अब ये कहता है कि ये अलग अलग रेडिएशन निकलते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है ना, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कई सारे हैं, गामा रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज वगैरह वगैरह। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग है, और उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार, मतलब इसका फोटोन, इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, इसकी रेड कलर वाले की फोटोन की एनर्जी अलग होगी, गामा वाले की एनर्जी कुछ और अलग होगी। तो ये एनर्जी डिपेंड करती है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाय न्यू। न्यू, नॉट म्यू, म्यू इज डिफरेंट। म्यू is like this, refractive index. This is nu, it is not like v is different, nu is different, where nu is the frequency of that radiation। मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग है, एक्सरे के अलग है, रेडियो वेव के अलग है, रेड वाले के अलग है, ब्लू वाले के अलग है। मतलब रेडिएशन चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ? उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और कुछ नहीं। सिर्फ रेडिएशन चेंज होने का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होना। तो E is h into न्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं हम, इसके बाद n भी यूज करते हैं, f भी यूज करते हैं। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद h बहुत ही इंपॉर्टेंट है। h इज द प्लैंक्स क्वांटम, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी एक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। एनर्जी ऑफ एवरी क्वांटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हमने क्वांटम थ्योरी की हिस्ट्री देखी, कैसे कैसे है। पहले तो शुरुआत हुई ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से, राइट। ड्यूअल नेचर से आगे कहां गए हम, बोलो जरा। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी की पढ़ाई की। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पढ़ाई करके क्वांटम थ्योरी की खोज की,
और उन्होंने पाया कि लाइट इज नथिंग बट लाइट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और क्वांटम थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बताया कि किसी भी चीज से टेम्परेचर अगर 0 से ज्यादा है तो रेडिएशंस निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड ये रेडिएशन छोटे छोटे क्वांटम के फॉर्म में निकलते हैं, और ये क्वांटम, इनकी एनर्जी होती है फिक्स, और वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, एंड एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज h इंटू न्यू, राइट। उसके बाद क्या होता है, h इंटू न्यू, दिस इज द एनर्जी। उसके बाद अगर बॉडी से क्वांटम निकलते हैं तो इंटेग्रल में निकलते हैं, मतलब कोई बॉडी अगर बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंक रही है तो एक क्वांटम फेंकेगी या दो क्वांटम या तीन या चार, 1.5 क्वांटम वो नहीं फेंक सकती। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो क्वांटम्स आर रिलीज्ड बाय अ बॉडी और दे आर एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्ब भी हो सकता है ना, बाहर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके इसके अंदर घुस सकते हैं। रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड in integral multiples, they cannot be absorbed or released in fractions। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1.5 क्वांटम कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको अगर एब्जॉर्ब करना है तो पूरा का पूरा ही करना होगा। ये है आपकी क्वांटम थ्योरी। तो मुझे लगता है कि पहले यही लिख लो, ठीक है। चलो ये 2 पेजेस लिख लो आप। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट आप भी तो निकाल सकते हो ना, क्यों? फिर भी मैं बताता हूं, एक मिनट। तो बहुत इजी है क्योंकि ये आपको यूनिट चैप्टर में हुआ है, फिर भी मैं बताता हूं। देखिए किस तरीके से निकाल सकते हो आप। देखिए सिंपल सी बात है, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या है, जूल, और ये फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड, तो ये पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड ही हो जाएगा, तो जूल सेकंड। हाँ ओके, मुझसे गलती हो गई शायद, मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की जूल पर सेकंड लिखी क्या? नहीं, जूल सेकंड होती है, जूल सेकंड। मैंने क्या लिखा है, एक मिनट देखने दो मुझे। यहाँ हाँ जूल सेकंड सही है, वहां पे मैंने शायद जूल पर सेकंड लिखा होगा। जूल सेकंड है प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट। हाँ जूल पर सेकंड गलत है, जूल सेकंड होना चाहिए बेटा, बिल्कुल सही। ओके फिर ठीक है आप, और और कोई प्रॉब्लम है तो चैट करके पूछो प्लीज। एनी प्रॉब्लम, कुछ डाउट एग्जाम में, कहीं पे भी कुछ भी, ये सही हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बायोलॉजी, ये कहीं पर भी। व्हाट बायो का पीडीएफ क्या है? नहीं, आंसर सबमिट करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही उसको चेक किया करो बेटा।